दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अतुल कुलकर्णी, जिन्होंने हिंदी, मराठी के अलावा दक्षिण की भी कई भाषाओं में फिल्में की हैं और एक बहुत उम्दा कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी इस साल जो जनवरी में रिलीज हुई थी, गुल मकई, जो मलाला यूसुफजई पर आधारित थी, उनकी बायोपिक थी। और सब जानते हैं मलाला यूसुफजई एक नोबेल पुरस्कार विजेता लड़की है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है और तालिबान की गोली का शिकार भी हुई थी वो। उसी पर फिल्म बनी थी गुल मकई, जो अब एंड पिक्चर्स पर रिलीज होने वाली है। और इस सिलसिले में बात करेंगे अभिनेता अतुल कुलकर्णी से, जो मलाला यूसुफजई के पिता के किरदार में थे फिल्म में। अतुल, बहुत बहुत स्वागत है इसमें। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कई फिल्में ऐसी होती हैं कि जो विषय उनका होता है या फिर जो शख्स होते हैं जिनके बारे में ये फिल्म बनाई जाती है, वो जो अभिनेता हैं या जो उस फिल्म को बनाते हैं, उससे वो कई बड़ा होता है। वो विषय बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक ऐसी फिल्म है, जैसा कि आपने कहा कि मलाला, जिसने इतना बड़ा काम किया हुआ है इतनी छोटी सी उम्र में, और उसके पिता जियाउद्दीन साहब, जिनकी वजह से आज मलाला जो भी हैं वो खुद ये कहती हैं, बार बार कहती हैं, और बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि सवात वैली जैसी एक जगह पे जहां पर लड़कियों का जाकर पढ़ना स्कूल में बहुत मुश्किल होता है, वहां पर जियाउद्दीन साहब ने ना ही सिर्फ मलाला को स्कूल में दाखिल किया, पढ़ाया, बल्कि वो खुद स्कूल चलाते थे और बाकी लड़कियों को भी पढ़ाते थे। बावजूद इसके कि उन्हें बहुत धमकियां मिली, बहुत कुछ उन्हें सहना पड़ा, लेकिन फिर भी ये चीज वो करते रहे। खैर, बात की तो कहानी सब जानते हैं कि हमला हुआ मलाला पर, और फिर अपना जो देश है वो उन्हें दुर्भाग्यवश छोड़ना पड़ा, पूरी फैमिली को। तो सिर्फ मलाला नहीं, मलाला के जो दो भाई हैं, वो जो माँ हैं मलाला की, उन्हें, तो मुझे लगता है कि जियाउद्दीन साहब का बहुत बड़ा हाथ है इस फैमिली को, वो जहां तक ले आए हैं, मलाला को जहां तक ले आए हैं। ऑफ कोर्स मलाला जैसी लड़की थी, इसीलिए जियाउद्दीन साहब ये सब कुछ कर पाए। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा सब्जेक्ट हो किसी फिल्म का, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, और बार बार यही महसूस हो रहा था जब हम इसकी शूटिंग कर रहे थे। बहुत लोगों को जब मलाला को गोली लगी थी, जब तालिबान ने उन पर हमला किया था, कम 13 साल की उम्र में, जब वो छोटी थी, बहुत लोगों को मलाला के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। बाद में ही पता चला, जब नोबेल पुरस्कार मिला तो और भी उनकी शख्सियत बहुत बड़ी हो गई। आपने क्या कुछ सीखा या जाना जब आपने ये फिल्म साइन की थी? आपको ऐसी कौन से और पहलू मलाला के बारे में पता चले, उनके पिता जियाउद्दीन के बारे में पता चले, जो आपको पहले से नहीं पता थे, आपके लिए रिविलेशन थे वो? आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? एक्चुअली मलाला को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा था। ये जो स्क्रिप्ट आई उससे भी बहुत पहले उनका एक बीबीसी पे इंटरव्यू आया था, जब मलाला बहुत छोटी थी, और जियाउद्दीन साहब भी उस इंटरव्यू में थे। तो बीबीसी पे बहुत चर्चा हुई थी उस इंटरव्यू की, और तब से मैं उन्हें फॉलो कर रहा था। मुझे याद है कि मेरे सोशल मीडिया पे भी मैंने वो इंटरव्यू शेयर किया था कि ये बहुत कुछ अलग लड़की है, अलग काम कर रही है ये माँ और बाप और बेटी मिलकर। तो मैं उन्हें तब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं तब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनके बारे में। जब ये स्क्रिप्ट आई तो जाहिर है कि इस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए और ज्यादा पढ़ाई हुई। तो जियाउद्दीन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत सी किताब लिखी हुई है उनकी जीवनी के बारे में, तो वो पढ़ी, और उसमें काफी सारी चीजों का जिक्र है, और वो खुद उन्होंने लिखी है। तो इससे बड़ा तो बाइबल कोई हो नहीं सकता किसी भी अभिनेता के लिए। इसके अलावा बहुत सारे उनके इंटरव्यूज हैं, और भी बीबीसी को छोड़कर भी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। उन्होंने टेड टॉक में स्पीच दी थी, वो काफी सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये सब चीजें जब मैंने पढ़ी या देखी, तो वो जो एक
शख्स उभर के आते हैं, जियाउद्दीन साहब, मुझे लगता है कि, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसके भी काफी सारा फुटेज उपलब्ध है। जब वो मलाला के साथ काफी सारे देशों में जाते हैं तो उसके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं मलाला के साथ, तो वो भी एक बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि ये किस तरह का शख्स है। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें मैंने सीखी एक किरदार के तौर पे और एक शख्स के तौर पे भी, कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपके विचार हैं, जो आप जिनमें विश्वास करते हैं दृढ़ता से, उन्हें सामने लाने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप हर बार कुछ भड़क जाए या कुछ एग्रेसिवली कुछ करें। बहुत ही शांति से, जैसे कि गांधी जी थे, बहुत ही शांति से आप अपने विचार रख सकते हैं, डटे रह सकते हैं। मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, ज्यादा विश्वास लगता है। और जियाउद्दीन साहब का जो व्यक्तित्व है, उसमें मुझे ये चीज बहुत भाई। इसके अलावा अतुल, आपकी चर्चा इसलिए भी आजकल हो रही है क्योंकि आपने लाल सिंह चड्ढा, जो आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म है, जो फॉरेस्ट गम पर आधारित है, 1994 में आई थी, टॉम हैंक्स की फिल्म जिसे मल्टीपल ऑस्कर मिले थे, दुनिया ने बहुत सराही थी वो फिल्म, उसे आपने हिंदी में अडेप्ट किया है, उसका लिखा है। मैं जानना चाहूंगा ये कैसे आपने सोचा कि आप फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक जो है वो लिखें, और हमने ये भी सुना है कि आपको संघर्ष करना पड़ा आमिर खान को ये कहानी सुनाने के लिए, कि आपने उसका हिंदी रूपांतरण किया है। बहुत मुश्किल से आमिर ने ये स्क्रिप्ट सुनी आपकी। जी, हम ये जो फिल्म है वो अभी हमारे प्रोडक्शन हाउस ने डिक्लेयर किया है कि अगले दिसंबर 2021 में रिलीज करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत टाइम है उस चीज के लिए। जब हमारी फिल्म आएगी तो इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा और सारी कुछ चीजें बताऊंगा तब। थोड़ा सा अगर कुछ बताएं, हमने ऐसा सुना है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी थी और वो बिल्कुल सही सुना है, यही मैं कह सकता हूँ अभी के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है 30 साल से ज्यादा हो गए आपको एक्टिंग करते हुए, आपने स्टेज से 20 साल हुए मुझे फिल्मों में आए हुए, 20 साल हुए हैं। 20 साल फिल्मों में हुए, लेकिन हाँ हाँ, आप शुरू से काफी पहले से फिल्मों में आने से पहले से आप स्टेज एक्टर रहे हैं, काफी आपने प्लेस किए हैं, गांधी विरुद्ध गांधी में भी आप नजर आए थे, नटरंग आपकी काफी मशहूर फिल्म रही है। क्या आपको लगता है कि एज एन एक्टर आपको वो ड्यू मिला? अगर आप अपने सफर को देखते हैं, खासकर हिंदी सिनेमा की अगर मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि जिस तरह के किरदार आपको मिलने चाहिए, हालांकि आपने 2 ऑस्कर जीते हैं, 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं, हे राम और चांदनी बाग के लिए, लेकिन आपको लगता है वो ड्यू आपको हिंदी सिनेमा ने दिया, जिस तरह की आप शख्सियत हैं, जिस तरह के आप अभिनेता हैं? 200%। जो भी डिजर्विंग था जिस चीज के लिए, वो सारी चीजें मुझे मिली हैं। अगर आप मेरी फिल्मों की लिस्ट देखें, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जिन बड़े बड़े लोगों के साथ, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, ये सब कुछ अगर मैं देखता हूँ तो जहां से मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि जितना मेरा एक डिजर्व मैं करता था, उससे बहुत ज्यादा मुझे मिला। रंग दे बसंती भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, आपका किरदार भी काफी बढ़िया था। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कुछ कभी आप अगर आप जब सोचते हैं या नॉस्टैल्जिक होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि यार एक किरदार मुझे ऑफर हुआ था, एक रोल ऑफर किया था, और वो रोल के लिए मुझे मना नहीं करना चाहिए था, वो रोल करना चाहिए था, बहुत काफी अच्छे से उभर कर आया हो जो रोल, कोई कसक ऐसी मन में रह गई हो किसी फिल्म को लेकर, किसी किरदार को लेकर? नहीं सर, मैं एक तो नॉस्टैल्जिक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कल की चीज कल भूल जाता हूँ। तो ऐसा तो मुझे याद नहीं है कि ये एक ऐसा रोल था या मैंने मना कर दिया, ऐसा नहीं था। सौभाग्यवश ये हुआ है कि मुझे बहुत अच्छे किरदार, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स ने ऑफर किए हैं मेरे पूरे करियर में, और मैं वो कर पाया हूँ। और कई ऐसे निर्देशक हैं जिनके साथ मैं बार बार काम कर पाया। तो ऐसी कोई मुझ में ये नहीं है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। जो भी मैंने किया उसमें मैं बिल्कुल खुश हूँ।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जितने भी हिंदी सिनेमा में रोल निभाए हैं, 2 फिल्मों के लिए आपको नेशनल अवार्ड में, उसके अलावा भी अगर किसी फिल्म का आप नाम लेना चाहें जो आपके टॉप 3 फिल्मों में आती हैं, आपकी लिस्ट में आती हैं, कि 3 सैटिस्फाइंग सबसे ज्यादा रोल आपके रहे हैं आपकी फिल्मों के, तो वो कौन से होंगे? जी नहीं, ये सवाल हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जवाब मेरा हमेशा यही रहता है कि हर फिल्म, क्योंकि जिस तरह से मैं काम करता हूं, मैं कोई भी फिल्म तभी स्वीकार करता हूं जब मुझे लगे कि मुझे ये करनी चाहिए। तो हर एक फिल्म कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। हालांकि ये बात अलग है कि जो दर्शक होते हैं या जो जो आम लोग होते हैं, उनके दिमाग में वो फिल्में रह जाती हैं जो बहुत बड़ी हिट होती हैं, और उसके भी कोई कारण होते हैं। हम जब भी फिल्म बनाते हैं वो ये दिमाग में लेकर ही बनाते हैं कि हम एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। कोई ये सोच के फिल्म नहीं बनाता कि चलो मैं खराब फिल्म बनाता हूँ। तो हम तो अच्छी फिल्म बनाने के लिए ही हर फिल्म बनाते हैं, और जब उस पे काम करते हैं तो पूरी तरह से मेहनत लेकर और दिल जान लगाकर वो फिल्म करते हैं। तो इसलिए हर एक फिल्म मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये गलत होगा अगर मैं 3 फिल्मों के नाम लूंगा कि भाई साहब ये 3 फिल्में हैं जो मैं समझता हूं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, हर एक फिल्म मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपने तमाम बड़े बड़े निर्देशकों के साथ काम किया है, कोई ऐसी ख्वाहिश की अभी कि इन निर्देशकों के साथ आपको काम करना है? कोई ऐसी एक बकेट लिस्ट है, कोई एक ख्वाहिश है किसी ने खास निर्देशक के साथ काम करने की आपकी? जी, मैंने हमेशा ये माना है कि जो स्क्रिप्ट होती है वो सबसे बढ़कर होती है। और ये हम हमेशा कहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये कहता हूँ, हम हमेशा ये कहते हैं, दर्शक ये कहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सब लोग ये कहते हैं कि स्क्रिप्ट इज द किंग, एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि वही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले। मेरी हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी का मैं हिस्सा हो पाऊं, एक अच्छे किरदार के साथ मैं उसका हिस्सा हो पाऊं। और जो कहानी कहने वाला होता है, जो निर्देशक, वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण एक चीज होती है जहां तक फिल्मों का सवाल है। तो ऑफ कोर्स ये सारा कॉम्बिनेशन मिल जाए, ये तो ख्वाहिश हमेशा होती है। तो ऐसा कोई एक निर्देशक नहीं, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मेरे पल्ले में आ जाए। हम भी चाहेंगे कि तमाम अच्छी स्क्रिप्ट्स आपके पास आए और एक से बढ़कर एक किरदार आप निभाएं। मेरा एक अगला सवाल ये है कि हाल ही में आप वेब स्पेस में नजर आए थे, बैंडिट बंदिश करके जो सीरीज आई थी जिसकी काफी चर्चा हुई थी। आपने एक गवैये का किरदार निभाया था, काफी मशक्कत की होगी आपने उस किरदार के लिए। मैं जानना चाहूंगा कि इसके अलावा अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, किसी शो में आप नजर आने वाले हैं, कुछ आप उस स्पेस में कर रहे हैं, अगर कुछ बता सकें। बंदिश बैंडिट्स बहुत ही सराही गई। जो वेब शो है अमेजोन पे, वो बहुत ही सराहा गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे लोगों को, बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं, सबको ये जो वेब सीरीज है, वो ये जो शो है, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा सिटी ऑफ ड्रीम्स, नागेश कुकनूर साहब के साथ एक वेब शो है जो हम कर रहे हैं। इसका पहला जो सीजन है वो आ चुका है और दूसरे सीजन की शूटिंग अभी शुरू है। हालांकि पहले से शुरू थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर हो गई हम लोगों को। तो वो भी एक शो है जिस पे काम कर रहे हैं। और बंदिश बैंडिट्स से जस्ट पहले बूट पे द राइकर केस नाम का एक जो वेब शो है वो आया था, और वो भी खूब चला था। तो ये सब काम वेब शो का जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे चल रहा है। बस मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी आपने हिंदी में तो हिंदी रूपांतरण तो कर दिया फॉरेस्ट गंप का, मैं क्या हम आपको कभी निर्देशक के तौर पे भी देख पाएंगे हिंदी सिनेमा, कोई हिंदी फिल्म डायरेक्ट करके? अभी तो पता नहीं है। मैं ना भी नहीं कह रहा हूँ और हाँ भी नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि। अच्छा, चलिए अतुल, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम फिल्में करें और इसी तरह से बढ़िया बढ़िया किरदार निभाएं और लोगों का खूब मनोरंजन करें।
एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। अतुल, वो आखिरी चीज वो जो मैं पूछने चाह रहा था जी 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 अतुल, आप बताइए कि सीमाएं तोड़ने का क्या मतलब होता है, मतलब आपके लिए क्या मायने हैं सीमाएं तोड़ना, सीमा से परे हटकर कुछ करना, आपके लिए उसके क्या मायने हैं? लिमिटलेस सीमा से भी ज्यादा, सीमा से भी मुझे ज्यादा ये लगता है, या लिमिट से भी ज्यादा ये लगता है कि हम हर इंसान का एक कंफर्ट जोन बन जाता है, जिसमें हम लोग खुश हो जाते हैं, जिन्हें जो हमें लगता है कि चलो भैया अब तो हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा जब भी हमें महसूस हो, जब हम कंफर्टेबल महसूस करने लगे अपनी जिंदगी के बारे में, अपना जो प्रोफेशन है उसके बारे में, हम जो सोचते हैं, हमारी जो फिलोसफीज हैं उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो कंफर्ट जोन है उससे हम बाहर आ जाएं, क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं आते तब तक हमें पता नहीं चलता कि और क्या हो सकता है। तो लिमिट से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो कंफर्ट जोन्स हैं उससे निकलकर हमें बाहर आ जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।